गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है समृद्ध स्कीम। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो है, उन्होंने जो सेकंड कोहोर्ट है वो स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम का लॉन्च कर दिया है। तो समृद्ध स्कीम जो है वो मीटी की फ्लैगशिप स्कीम है स्टार्टअप एक्सेलरेशन के लिए, जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 के अंडर निकाली जाती है। इस स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को कंट्री में सपोर्ट किया जा सके, और 100 करोड़ रुपए का इसका आउटले रखा गया था 4 साल के लिए। एग्जिस्टिंग और अपकमिंग एक्सेलरेटर्स जो कि स्टार्टअप्स को जो है सपोर्ट करते हैं, उनको ये सपोर्ट करता है। और इस प्रोग्राम में स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करने के अलावा जो है कस्टमर कनेक्ट उनको करवाना, इन्वेस्टर्स कनेक्ट कराना, इंटरनेशनल मार्केट से उनका कनेक्ट कराना, ये सब फोकस पर है। ठीक है। तो एक्सेलरेटर होने के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए स्कीम के अंदर, तो आपकी एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? वो आप एक रजिस्टर्ड सेक्शन 8 सोसाइटी होने चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, और 3 साल का स्टार्टअप एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मोर देन 50 स्टार्टअप्स आपको सपोर्ट ऑलरेडी किए होने चाहिए, जिसमें से कम 10 जो हैं उनको एक्सटर्नल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मिली हो। ठीक है। एक्सेलरेटर के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि वो स्टार्टअप प्रोग्राम कोहोर्ट्स चला सकता है, जो कि एक्टिविटीज़ जो कि लिस्टेड हैं समृद्ध प्रोग्राम के अंदर, उन्हीं में से होना चाहिए कोई। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एस्टैब्लिश्ड और पोटेंशियल एक्सेलरेटर्स के साथ मिलकर अक्रॉस इंडिया। और स्टार्टअप्स जो है, ये जो स्कीम है समृद्ध स्कीम, इसको मीटी स्टार्टअप हब और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टेस्ट हाउस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया है नेशनल टेस्ट हाउस और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बीच में, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस इंडिया प्रमोट की जा सके। तो नेशनल टेस्ट हाउस एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर, और ये नेशन को सर्व कर रहा है सिंस 1912, और इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी लोकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी इंडस्ट्रियल सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्टिंग लेबॉरेटरी है ये। टेक्निकल कंसल्टेंसी देना, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, क्वालिटी इवैल्यूएशन करना, ये सब जो है इसके काम है। एक पायनियरिंग गवर्नमेंट एंटिटी बन चुका है ये ड्रोन सर्टिफिकेशन के लिए भी। ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो आपको पता है कि 2002 में इसको बनाया गया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका एनर्जी इंटेंसिटी को कंट्री में रिड्यूस करना है इंडियन इकोनॉमी की, और मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो आपकी रेटिंग्स भी होती हैं वो भी यही डेवलप करता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है ईपीएफ के साथ मिलकर एक सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, अप्रूव किया है एक्चुअली, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 के अंडर। तो ये एक नेशन वाइड लेवल सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जो अलाउ करेगा पेंशन पे आउट्स थ्रू एनी बैंक और ब्रांच इन इंडिया। ये करंट डिसेंट्रलाइज पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम को रिप्लेस करेगा, जो जिसमें कि अभी ईपीएफओ के जोनल या रीजनल ऑफिस को मेंटेन करने पड़ते हैं इंडिविजुअल अरेंजमेंट्स, जब सिर्फ 3 या 4 बैंक्स के साथ। कौन एलिजिबल होगा इस पेंशन के लिए? जो कि इंडिविजुअल्स जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं ईपीएस पेंशन के अंडर, और वो एक मेंबर भी हैं ईपीएफओ के, कम से कम 10 साल की उन्होंने सर्विस भी कंप्लीट कर ली है, 58 ईयर्स की उनकी एज भी हो चुकी है। तो या तो आप रिड्यूस्ड पेंशन ले सकते हो 50 ईयर्स की एज के बाद, या फिर आप 58 के बाद जो है उसको 2 साल बढ़ाकर उसके बाद भी पेंशन ले सकते हो, जो आपको 4% एक्स्ट्रा रेट पर हर साल मिलेगी। ठीक है। तो ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है ईपीएफओ के जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ही। और इसके बेनिफिट क्या होंगे कि थ्रू आउट इंडिया इसके थ्रू पेंशन डिसबर्समेंट हो सकेगी बिना किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाए बिना। ठीक है। कोई पेंशन पेमेंट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 78 लाख पेंशन बेनिफिशरीज़ को जो है ईपीएफओ ईपीएस बेनिफिशरीज़ को इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना होस्ट कर रहा है 9th फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन समिट, जो कि एक डिप्लोमेटिक इवेंट है ताकि चाइना अपना अफ्रीकन नेशंस के साथ टाइज को स्ट्रेंथन कर सके। तो ये फोरम जो है
साल 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि फॉर्मलाइज़ किया जा सके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को बिटवीन चाइना एंड अफ्रीकन नेशंस। ये समिट इसमें जो है ये समिट जो है हर 3 साल में की जाती है कंडक्ट, कभी चाइना में, कभी एक अफ्रीकन मेंबर की जो है वो जो है टेरिटरी में, ठीक है। तो ये समिट में 53 अफ्रीकन नेशंस जो है वो इसके मेंबर एज मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट उसमें कवर्ड है, लेकिन एस्वाटिनी इसमें कवर्ड नहीं है क्योंकि उसने डिप्लोमेटिक टाइज बनाए हुए हैं ताइवान के साथ। तो अफ्रीकन यूनियन कमीशन जो है, जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है, उसके पास ये टास्क है कि वो कॉपरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करे अपनी मेंबर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो इस साल का थीम था जॉइनिंग हैंड्स टू एडवांस मॉडर्नाइजेशन एंड बिल्ड अ हाई लेवल चाइना अफ्रीका कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर। जो करंट समिट है वो स्टेट की गवर्नेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर अपग्रेडेशन और कॉपरेशन ओवर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाली है रेगुलेटरी बॉडीज़ का, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, जैसे कि सेबी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो कमेटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि पार्लियामेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूट की है ताकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट को ऑडिट किया जा सके। तो ये सर्व कर रही है ऐसा चेक ऑन गवर्नमेंट, स्पेशली ऑन उनके एक्सपेंडिचर बिल पर। और प्राइमरी फंक्शन जो है इनका वो है कि ऑडिट रिपोर्ट्स जो सीएजी के आती हैं उसको एग्जामिन करें, ठीक है। मेन फंक्शन कमेटी का है कि क्या जो पैसा पार्लियामेंट दे रही है गवर्नमेंट को, वो सही तरीके से जो है वो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है विद इन द स्कोप ऑफ दिस डिमांड, ठीक है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं इंडिया की। 1929 में इसको बनाया गया था एक्चुअली। और जो है देश की आज़ादी के बाद ये पार्लियामेंट, जो इसका पार्लियामेंट्री कमेटी ये बन गई और इसका कंट्रोल जो है वो स्पीकर के पास चला गया। तो इसके सेक्रेटरियल फंक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट को ट्रांसफ़र कर दिए गए आज़ादी के बाद। अब इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। 15 तो जो है लोकसभा के होते हैं और नॉट मोर देन 7 फ्रॉम राज्यसभा। हर साल ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इस कमेटी के लिए, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है इसके इलेक्शन के लिए। जो चेयरपर्सन होते हैं कमेटी के वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं, जो कि मेंबर्स होते हैं कमेटी के लोकसभा में से, उसमें से ही अपॉइंट किए जाते हैं। बट एक कन्वेंशन ऐसा बन गया है कि मेंबर ऑफ जो है वो जो स्पीकर जो है वो चेयरपर्सन जो है वो एक मेंबर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी से ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मिनिस्टर जो है वो कभी इसके मेंबर नहीं बनते हैं कमेटी के, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को ही कैसे ऑडिट करेंगे ऑफ कोर्स। तो फंक्शंस कमेटी के ये हैं कि अप्रोप्रिएशन जो कि पार्लियामेंट से की गई है फंड्स की, क्या उसका मैच हो रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करना, ऑडिट रिपोर्ट जो है सीएजी की स्क्रूटनाइज करना, वो सब इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। टॉपिक आपके पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जो है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म में आ रही है, जिसमें कि एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से रेवेन्यू रेजिंग पावर्स ऑफ द स्टेट्स जो है वो सफ़र कर रही हैं। तो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो शेयर ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनकी स्पेंडिंग जो है वो उन्हीं के रेवेन्यू से फाइनेंस नहीं हो पा रही है। जैसे आपको पंजाब, हिमाचल, फिर केरला में भी देखने को मिला अभी, और कई स्टेट्स में ये आपको देखने को प्रॉब्लम मिल रही है कि उनके रेवेन्यू उतने नहीं हैं जितना वो स्पेंड कर चुके हैं, और उनको हाई लेवल ऑफ डेट वो फेस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनके रेवेन्यूज़ जो है उनके एक्सपेंडिचर को मैच नहीं कर पाते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, चाहे वो स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल, अगर हम वर्टिकली देखें तो चाहे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज लेवल पर हो, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में अगर हम इसको समझें तो फिस्कल गैप है सब नेशनल गवर्नमेंट्स में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सॉर्टेड अगर एक्सपेंडिचर लेवल है या फिस्कली वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली चल रहे हैं, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो कि फिस्कल प्रोफ्लिगेसी में जो है इन्वॉल्व है, फ्रीबीज की वजह से या जो भी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है उनकी फाइनेंशियल जो है वो हेल्थ ख़राब हुई है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जिसको सिर्फ तभी सॉल्व किया जा सकता है जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सही से रीअसाइन की जा सकें। इसको करेक्ट किया जा सकता है एक बार फाइनेंशियल ट्रांसफर्स करके यूनियन से स्टेट गवर्नमेंट में, बट ये एक अच्छा मेथड नहीं रहेगा क्योंकि इससे जो है वो स्टेट्स जो है वो फिर से फिस्कल इनडिसिप्लिन की तरफ मूव हो सकती हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इम्बैलेंस में क्या फ़र्क है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ कि रीजनली जो है वो इम्बैलेंस है, मतलब कि चाहे
सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का हो, बट रीजनल लेवल पर डिस्पैरिटी है। मतलब समझ लो कि ओडिशा में जो है वो तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ठीक से कम स्पेंड कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू गुजरात जो है, जहाँ पर तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से स्पेंड कर रही हैं। वो हो गया हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस। लेकिन वर्टिकल में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है अपने फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज कर पा रही है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो कि वर्टिकल जोन पर आ रही हैं, सेंटर फिर स्टेट फिर आपकी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो बीच में जो स्टेट का गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ गया, या फिर थर्ड टियर ऑफ जो है वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको हम वर्टिकल जो है फिजिकल इम्बैलेंस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरपोल। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई के चीफ ने रिसेंटली बोला है कि इंटरपोल ने इंडिया के कहने पर, इंडिया के रिक्वेस्ट पर 100 रेड नोटिस इस साल जो है वो इशू किए हैं। तो इंटरपोल जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इंटरपोल कहते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग और अदर क्राइम्स फैसिलिटेट करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये यूएन का पार्ट नहीं है ऑफ कोर्स, और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन परस्यू कर रहे हैं। तो इसकी एक जनरल असेंबली है जिसमें कि हर मेंबर कंट्री से एक डेलीगेट जो है वो मेंबर है, और इसके जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो जनरल सेक्रेटरीट द्वारा चलाए जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है उन डिसीजंस की जो जनरल असेंबली बनाती है। ठीक है, हर कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। जैसे इंडिया में जो सीबीआई है वो रिप्रेजेंट करती है इंटरपोल को एज कंट्री का एनसीबी। ओके, तो कई तरह के नोटिस ये सर्व किए जाते हैं इंटरपोल से। उसमें सबसे फेमस जो है वो रेड नोटिस है, जिसमें कि लोकेशन और अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है वो सीक की जाती है। तो ये क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरह से आप इसको इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैली फीवर। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैली फीवर जो कि एक फंगल डिसीज़ है एंडेमिक टू वेस्टर्न यूएस, वो एक सिग्निफिकेंट राइज देख रही है कैलिफोर्निया में, जिसकी वजह से कंसर्न्स आ रहे हैं पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स में। तो वैली फीवर क्या है? एक इन्फेक्शन जो कि फंगस कॉकीडियोडाइट्स के वजह से होती है। ये फंगस जो है वो सॉइल में रहती है कुछ एरियाज़ में, खासकर साउथ वेस्टर्न यूएस, साउथ सेंट्रल वाशिंगटन और पार्ट्स ऑफ मैक्सिको एज वेल एज सेंट्रल और साउथ अमेरिका। तो जो लोग या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो डस्ट या डिस्टर्ब्ड सॉइल की वजह से जो है वो इस जो है फंगस को जो है वो कैरी कर लेते हैं। बहुत से लोग जो है वो ब्रीद कर लेते हैं इन स्पोर्स को, और उसकी वजह से जो है वो सिक भी हो जाते हैं। और मोस्टली जो है पीपल जो है वो सिक नहीं होते हैं, कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो सिवियर फॉर्म ऑफ डिसीज़ भी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, वैली फीवर की वजह से जो है वो जनरली लोगों से पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वैली फीवर में कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, या सिम्टम्स जो है अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि लंग इश्यूज़ या सीरियस इलनेसेस भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि निमोनिया, फ्लूइड या फिर पस हो जाना लंग्स में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, तो माइल्ड केसेस जो वैली फीवर के हैं उनको तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं कई बार, लेकिन कई केसेस में डॉक्टर्स को इन्फेक्शन को एंटी फंगल मेडिसिन के थ्रू ठीक करना पड़ता है। ठीक है, जो खासकर मोर सिवियर केसेस ऑफ दिस इन्फेक्शन है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Samridh scheme. This topic is important for your economy section. So recently, Union Ministry of Electronics and IT has launched the second cohort of startup accelerators of MITI for Product Innovation, Development and Growth scheme. So this scheme is the Union Ministry of Electronics flagship scheme for startup acceleration under the National Policy on Software Product 2019. It was launched in 2021 August, and it supports 300 software product startups with an outlay of 99 crore rupees over a period of 4 years. So the aim is to support existing and upcoming accelerators to select and accelerate potential IT-based startups to scale. So this program focuses on accelerating the startups by providing them customer connect, investors connect, and connect to international markets as well. So if you want to have benefits of an accelerator, you should have been registered as a
Section 8 Society, that is a not-for-profit company. This accelerator and the team should have more than 3 years of startup experience and should have supported more than 50 startups, of which at least 10 startups should have received investment from external investors. The accelerator should have experience in running startup program cohorts with activities which are listed as desirable under this program. So this program is being implemented through potential and established accelerators across India, and it is being implemented by Meeti Startup Hub and Digital India Corporation. So the next topic is National Test House. This topic is important for your economy section and also your governance section. So recently an MOU was signed between National Test House and Bureau of Energy Efficiency to promote energy efficiency across India. So National Test House is a premier institution under the Ministry of Consumer Affairs and it has been functioning since 1912. It is India's largest multi-location, multidisciplinary industrial central government testing laboratory. Okay, it offers technical consultancy, testing, calibration and quality evaluation across various sectors. It is the pioneering governmental entity in India for drone certification as well. Okay, so what is Bureau of Energy Efficiency? It was established in 2002 under the provisions of Energy Conservation Act of 2001. So the primary objective of Bureau of Energy Efficiency is to reduce energy intensity in the Indian economy. Okay, it also develops minimum energy performance standards for equipment and appliances under the standards and labeling. So its nodal ministry is the Ministry of Power. Okay. So the next topic is centralized pension payment system. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Labour and Employment and Chairperson of Central Board of Trustees has approved the proposal for a centralized pension payment system for the Employees Pension Scheme of 1995. So this provides a national level centralized system allowing pension payouts through any bank or branch in India. It replaces the current decentralized pension disbursement system where each EPFO zonal or regional office maintains individual arrangements with just 3 to 4 banks. So who is eligible for a pension? So individuals have to fulfill the criteria they have to be a member of EPFO. They should have completed at least 10 years of service. They should have reached the age of 58. Of course, you can withdraw the EPS at a reduced rate from the age of 50 years, and you can also even defer your pension for 2 years after 58 years, so as to enable yourself to get a pension at an additional rate of 4% for each year. Okay, so this facility is being launched as part of EPFO's ongoing IT modernization project. So what are the benefits of it? So see, this would ensure disbursement of pension throughout India without the need for any transfer of pension payment orders from one office to another, and it is estimated to benefit more than 78 lakh EPFO EPS pensioners. Okay. So the next topic is Forum on China-Africa Cooperation. This topic is important for your international relations. So China is hosting the 9th Forum on China-Africa Cooperation Summit, which is a diplomatic event aimed to strengthen ties with African nations. So this forum was established in the year 2000 to formalize the strategic partnership between China and African nations. So a summit is conducted every 3 years with the host alternating between China and an African member. So this FOCAC counts 53 African nations as its members, except entire continent of Africa except Eswatini, because it has established diplomatic ties with Taiwan. Okay, so African Union Commission, that is the continental bloc tasked with ensuring cooperation and economic integration, is also a member of it. Okay, so the theme this year is joining hands to advance modernization and build a high-level China-Africa community with a shared future. The current summit is expected to address state governance, industrialization, agriculture upgradation through the Belt and Road Initiative. So the next topic is Public Accounts Committee. This topic is important for your polity and your economy section. So Public Accounts Committee will hold a performance review of regulatory bodies established by an act of parliament, like the SEBI. So Public Accounts Committee is the committee of selected members of parliament constituted by parliament itself to audit the revenue and expenditure of Government of India. So it serves as a check on the government, especially for its expenditure bill, and its primary function is to examine the audit report of the CAG. The main function of the committee is to ascertain
determine whether the money granted by Parliament has been spent by the government within the scope of the demand. And it is one of the oldest parliamentary committees in India. And this committee became a parliamentary committee under the control of the Speaker after the Constitution was established, and its secretarial functions were transferred to the Parliament Secretariat, now the Lok Sabha Secretariat. So the Public Accounts Committee consists of not more than 22 members, 15 of which are elected from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. These members are elected every year on the basis of a proportional representation by means of a single transferable vote. The term of office is 1 year for each member. The chairperson of the committee is appointed by the Speaker from amongst the members of this committee from the Lok Sabha only. Okay, this is an important point to remember, that only Lok Sabha representatives in this committee are eligible to get a chairpersonship of this committee. The Speaker generally appoints the member of the opposition as the chairperson of the committee since 1967 period. So a minister is not elected as member of this committee. Of course, how will they audit themselves? So the functions of the committee include appropriation of sums granted by the Parliament for the expenditure of the Government of India, and it also audits the Government of India's account and also the report of CAG. So the next topic is vertical fiscal imbalance. This topic is important for your governance section. So there is a problem of vertical fiscal imbalance ongoing in Indian fiscal federalism, where expenditure decentralization has overwhelmed the revenue raising powers of the states. So what does the term vertical fiscal imbalance means? It means that the share of subnational governments, in case the state governments in India, their own spending is not financed through their own revenues, like we have seen in Punjab, Himachal, Kerala, and many other states, where their own spending is far superior than their own ability to raise revenues. So that's why they are in high debt. So this situation is a situation in which revenues do not match expenditure for different levels of government. So this is a fiscal gap in the subnational or state governments due to improper decentralization of public revenue and expenditure. So this is a structural issue which can be resolved if revenue and expenditure responsibilities can be reassigned. So it can also be corrected, although this method would not be advisable, but it can be corrected through one time or routine financial transfers from the union to state governments. So this is basically what the states are doing. They are engaged in fiscal profligacy without fiscal discipline, and therefore they are suffering in the terms of their revenue raising powers as well. So what is the difference between horizontal and vertical fiscal imbalance? So horizontal means that there is a difference of revenue or difference of fiscal balance between regions. So like for example, all forms of government are spending less in Odisha or Bihar or other states, but they are spending more in the states of, let's say, Gujarat, Maharashtra, or Tamil Nadu. So this is a horizontal fiscal imbalance, which means that despite any level of government, whether it is central, state, or third tier level of government, there is imbalance between the regions. But in vertical imbalance, what happens is that central government may be functioning properly, they may be following the financial fiscal discipline rigorously, but the state governments or perhaps even the third tier of local governments, they are not functioning properly, and the fiscal imbalance has been created due to that. Okay. So the next topic is Interpol. This topic is important for your international relations. So CBI chief has recently said that Interpol has issued 100 red notices last year, which is the highest ever on India's request. So Interpol stands for International Criminal Police Organization, and it is an international organization which facilitates international police cooperation against cross-border terrorism, trafficking, and other crimes. So it is the world's largest international police organization, and its headquarters is located in Lyon, that is in France. So its official languages are Arabic, English, French, and Spanish. It is not a unit or part of the UN system, so it is often the first point of contact
contact for many countries pursuing an international investigation. So it consists of a General Assembly where one delegate from each member country is represented here. Then there is a General Secretariat under the direction of a Secretary General who is appointed for a 5-year term by General Assembly. Then there is Executive Committee which oversees the implementation of decisions made by the General Assembly and supervises the work of Secretary General. So there is also National Central Bureau which is present in each member country. From India, CBI serves as the country's NCB. Okay. So Interpol serves 8 types of notices. The most famous one of which is the red notice, which aims to seek the location and arrest of a person wanted by a judicial jurisdiction. It is the closest instrument to an international arrest warrant. Okay. So the next topic is valley fever. This topic is important for your social issues. So valley fever, which is a fungal disease endemic to the western US, is seeing a significant rise in cases across California, prompting concerns among health officials and researchers. So valley fever is also called coccidioidomycosis. It is an infection caused by a fungus, and the fungus lives in soil in some areas, including in the southern US and south central Washington, as well as in parts of Mexico, as well as Central and South America. People and animals do not get valley fever through each other, but by breathing in spores, which are generally from the dust or disturbed soils in areas where this fungus is found. So most people who breathe in spores do not get sick, but many people develop mild to severe forms of this disease. So of course it does not spread from person to person. Most of the time valley fever does not cause any symptoms, or symptoms go away on their own, but rarely you can have ongoing lung issues or serious illnesses. Then in that case the severe symptoms can develop. Okay, so only about 1% of those who are symptomatic go on to develop severe disease like pneumonia, fluid or pus in your lungs, acute respiratory distress syndrome, etc. So mild cases of valley fever usually resolve on their own, but in more severe cases doctors have to resort to antifungal medications. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.